अच्छा बेटा, आज हमने कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल के चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। अपने प्रीवियस 4 लेक्चर्स में मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल का इंट्रोडक्शन बताया, कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल का प्रोसेस समझाया। कभी कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल में डायरेक्ट मटेरियल पहले ख़रीदा जाता है, इनडायरेक्ट मटेरियल ख़रीदा जाता है, शिपिंग सप्लाईज़, फिर ऑफिस सप्लाईज़, फिर लेबर की बारी आ गई तो लेबर के बारे में मैंने बताया जी लेबर 4 तरह की है। फिर FOH की बारी आई तो बताया FOH में 5 मेजर एक्सपेंसेस हैं और बाकी सारे एक्सपेंसेस को हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस में लिख देते हैं। फिर मैंने बताया कि डायरेक्ट मटेरियल जो है वो वर्क इन प्रोसेस में चला जाता है, डायरेक्ट लेबर भी वर्क इन प्रोसेस में चली जाती है और फैक्ट्री ओवरहेड भी वर्क इन प्रोसेस में रिकॉर्ड हो जाती है। फिर वर्क इन प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तो वर्क इन प्रोसेस शिफ्ट हो जाता है फिनिश गुड्स में, और फिनिश गुड्स बाद में शिफ्ट हो जाती हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, और एंड पर हम सेल्स की एंट्री कर देते हैं। फिर मैंने 3 प्रीवियस लेक्चर्स में, एक लेक्चर में आपको मटेरियल से रिलेटेड जनरल एंट्रीज बताई, एक लेक्चर में लेबर से रिलेटेड सारी जनरल एंट्रीज बताई, और कल के लेक्चर में मैंने आपको फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड एंट्रीज बताई और कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड एंट्रीज बताई। अगर ये पिछले 3-4 लेक्चर आपने अच्छी तरह स्टडी कर लिए हैं, उन्हें वॉच कर लिया है, उनको रिकॉर्ड कर लिया है, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये आपके लिए कोई मसला ही नहीं होगा। लेकिन अगर आपने वो 4 लेक्चर वॉच नहीं किए, उनको रिकॉर्ड नहीं किया, उनकी एंट्रीज नहीं याद की, नहीं समझी, तो फिर आज के क्वेश्चन की भी समझ कोई नहीं आनी। तो क्वेश्चन नंबर 1 करें जी। इस चैप्टर के मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं जिसमें हमने 2 टॉपिक पढ़ने हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल का, एक डिफेक्टिव और स्पॉइलेज प्रोडक्शन का। ये जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं इसके पेज नंबर 126 सुहेल अफजल की बुक से हमने ये चैप्टर कॉपी करवाया है कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल का। सुहेल अफजल की बुक में ये चैप्टर नंबर 3 है, कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल जो है। इस बुक से हमने ये नोट्स कॉपी करवाए हैं। इस क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं जी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का, कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल का। सब लोग शाबाश देखें, नोट्स पे ध्यान रखें। क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ जी कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल एंट्रीज। ना भी लिखा हो तो आप इस क्वेश्चन को स्टडी करेंगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा भाई ये कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल, ये जनरल एंट्रीज वाला चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 है, सॉरी सुहेल अफजल की बुक में ये चैप्टर नंबर 4 है। अब आपको ABCDEFGHI तक एंट्रीज दी हुई हैं। ये सारा प्रोसेस जो मैंने आपको समझाया था ना, वो सारा प्रोसेस यहाँ पर दोबारा से आपने आज डिस्कस करना है। रिवाइज भी हो जाएगा उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले प्रीवियस 3 लेक्चर अच्छी तरह स्टडी किए हैं, एंट्रीज याद कर लिए हैं, उनके लिए तो ये 10 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। और जिन्होंने एंट्रीज नहीं याद की हुई उनके लिए कोई एंट्री समझ नहीं आनी कि हम कर क्या रहे हैं। तो वही ट्रांजैक्शन जो मैंने आपको 1 बाय 1 हर लेक्चर में समझाई थी, मटीरियल की, फिर लेबर की, फिर FOH की, वही इस क्वेश्चन में उसी तरतीब से गिवन है। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ जी पास एंट्रीज इन जर्नल जर्नल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन। ऊपर दी गई जो ट्रांजैक्शन है उसको जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करें एज समी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री की बुक्स में। समी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री है जिसकी बुक्स में आपने ये जर्नल एंट्रीज करनी हैं। तो वही जर्नल एंट्रीज हैं जो आपने सारी स्टडी की हैं, उन्हीं को हमने इंशाल्लाह ताला रिकॉर्ड करना है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 126 है। इन द बुक्स ऑफ समी सर्जिकल्स जर्नल आपने बनाना है जहां पर सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग में आप जर्नल का फॉर्मेट ना भी बनाएं तो कोई इशू नहीं है, ये अमेरिकन अप्रोच के मुताबिक है। इसमें जर्नल का फॉर्मेट बनाकर वो जो डेट का कॉलम बनाते हैं या लेजर फोलियो बनाते हैं या ये डेबिट वाला कॉलम क्रेडिट, वो ना भी बनाएं तो कोई इशू नहीं है। बना लेंगे तो एक प्रेजेंटेशन ही बेहतर होगी आपकी। तो इसलिए ये मत समझिएगा कि अगर कोई टीचर आप देखते हैं भाई वो करवाता है जर्नल के फॉर्मेट के साथ तो वो ठीक है, या ये दोनों तरह से ठीक है। मैं 12 जर्नल के फॉर्मेट से आपको करवाने लगा हूँ फिलहाल, अभी फर्स्ट क्वेश्चन है इस वजह से यहाँ पे करवाने लगा हूँ आपको। तो जर्नल का फॉर्मेट बनाना है आपने, जर्नल बनाना है, एंट्रीज को डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में ही आपने समझा हुआ है वैसे ही रिकॉर्ड करना आप सीखना है आज आपने।
तो ये वही जनरल का फॉर्मेट है जो आप रूटीन में बनाते रहे हैं जी। 2 पेजेस पे बना लें क्योंकि लेंथ ही है, ए से लेकर आई तक एंट्रीज आपने करनी है। अंदाजे से देखें नहीं, मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ कि यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन जो है वो चलेगा। एंट्रीज सारी वही हैं जो हम पिछले 3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट एंट्री देखें जी, शाबाश, ए एंट्री। सब लोग शाबाश अपने अपने नोट्स पर ध्यान रखें। अगर चाहते हैं ये चैप्टर समझ आ जाए, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन से समझ आएगा तो समझ आएगा, वरना तो फिर निकल जाएगा ये हाथ से चैप्टर। ए एंट्री है जी, मटीरियल परचेज ड्यूरिंग जनवरी। मटीरियल परचेज ड्यूरिंग जनवरी, डायरेक्ट मटेरियल परचेज किया गया है और इनडायरेक्ट मटेरियल परचेज किया गया है। टोटल 1,60,000 का मटेरियल जो है वो परचेज किया गया है। तो मैंने आपको बताया था जब मटेरियल ख़रीदा जाता है तो फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फ़र्क नहीं किया जाता। जब मटेरियल परचेज करना है तो एक एंट्री पास करनी है जिसमें सारा मटेरियल डेबिट करना है, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट और वाउचर पेएबल अकाउंट क्रेडिट। टोटल मटेरियल 1,60,000 का परचेज किया है तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट 1,60,000 से डेबिट हो जाएगा। तो मैंने कंट्रोल अकाउंट का मतलब भी आपको बताया था, क्योंकि एक से ज़्यादा किस्म का मटेरियल है, सबके लिए एक अकाउंट टाइटल यूज़ हो रहा है, तो उसके लिए कंट्रोल अकाउंट लिख देते हैं हम। परचेज करने के बाद बी एंट्री है जी, मटेरियल इशूड फॉर यूज इन प्रोडक्शन। जो मैंने आपको लेक्चर में मटेरियल से एंट्रीज बताई थी वो टोटल मटेरियल की एंट्री थी। हर क्वेश्चन में हर एंट्री तो नहीं आएगी ना, हर क्वेश्चन में जाहिर सी बात है रिटर्न तो नहीं हुआ होगा, डायरेक्टली परचेज तो नहीं हुआ होगा। तो वो टोटल ओवरऑल एंट्रीज मैंने आपको कहा था ये 16-17 एंट्रीज बनती हैं। 5 मटेरियल से रिलेटेड, 5 पेरोल से रिलेटेड और 5-6 एंट्रीज बनती हैं FOH की और फिनिश गुड्स की मिलाकर, उनकी सेल की मिलाकर। तो हर क्वेश्चन में जाहिर सी बात है हर एंट्री तो नहीं आ जाएगी ना। जैसा कि यहाँ पर देखें फर्स्ट एंट्री में मटेरियल परचेज किया गया है, सेकंड में लिखा हुआ है मटेरियल इशूड फॉर यूज इन प्रोडक्शन। मटेरियल प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर लिया है। अब इशूड फॉर यूज इन प्रोडक्शन, मटेरियल आप प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर लिया है। तो बेटा जब मटेरियल प्रोडक्शन में इस्तेमाल करेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल कहाँ चला जाएगा, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट में। इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ चला जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में। तो जब मटेरियल इस्तेमाल होता है तो डायरेक्ट मटेरियल चला जाता है वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, इनडायरेक्ट मटेरियल चला जाता है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट। वो जो मैंने आपको फिगर बताई थी इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में उसके अकॉर्डिंगली। और मटेरियल क्योंकि इस्तेमाल हो गया तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। मटेरियल वो जो आपने डेबिट किया हुआ है जब वो यूज़ हो जाएगा तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल है 1,20,000 का, इनडायरेक्ट मटेरियल है 10,000 का और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट टोटल आ जाएगा 1,30,000 का। मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन, जब डायरेक्ट मटेरियल यूज़ करना है तो वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा, जब इनडायरेक्ट मटेरियल यूज़ करना है तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा। ये इस क्वेश्चन में शिपिंग सप्लाईज नहीं है, ना ही ऑफिस सप्लाईज हैं। यहाँ पर सारा मटेरियल जो है वो डायरेक्ट है, यहाँ इनडायरेक्ट है। सी एंट्री देखें जी, शाबाश। सी एंट्री है जी, डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर।
जब सप्लायर से खरीदा था, बात फॉलो कीजिएगा, जब सप्लायर से खरीदा था तो ये एंट्री की थी, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट वाउचर पेएबल क्रेडिट। अब सप्लायर को वापस कर रहे हैं तो इसी की रिवर्स एंट्री हो जाएगी। जब खरीदा था तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट किया था, वाउचर पेएबल क्रेडिट किया था ना, अब वापस कर रहे हैं तो इसी की रिवर्स एंट्री कर दें। क्या एंट्री होगी? मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट वाउचर पेएबल डेबिट। फिर भी कोई फर्क नहीं रखा जाएगा डायरेक्ट कितना इनडायरेक्ट कितना। टोटल 8000 का मटेरियल वापस हो रहा है, 8000 से ये वाली एंट्री रिवर्स हो जाएगी, वाउचर पेएबल अकाउंट डेबिट 8000 से और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट 8000 से। डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। जब खरीदते वक्त आपने मटेरियल में फ़र्क नहीं रखा था तो डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न करते वक्त भी कोई फ़र्क नहीं रखा जाएगा। डी एंट्री में आ जाएंगे, शाबाश, डी एंट्री में आ जाएं। अनयूज्ड मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, अनयूज्ड मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, सॉरी रिटर्न टू बाय फैक्ट्री टू स्टोर रूम, सॉरी क्या लिखा हुआ जी? अनयूज्ड मटेरियल रिटर्न बाय फैक्ट्री टू स्टोर रूम। फैक्ट्री ने स्टोर रूम में मटेरियल वापस भिजवा दिया है। जब स्टोर रूम से फैक्ट्री में यूज के लिए गया था, जब स्टोर रूम से फैक्ट्री में यूज के लिए गया था तो ये एंट्री पास की गई थी। डायरेक्ट मटेरियल वर्क इन प्रोसेस में, इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट किया था। अब ये मटेरियल जो पहले फैक्ट्री में गया था अब ये फैक्ट्री से वापस स्टोर रूम में आ गया है तो इसी की रिवर्स एंट्री हो जाएगी। जब बेटा डायरेक्ट मटेरियल वापस आया, डायरेक्ट मटेरियल जब वापस आएगा तो वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा। जब इनडायरेक्ट मटेरियल वापस आएगा तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसकी रिवर्स एंट्री है। यहां लिखा हुआ था मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन, यहां पर क्या लिखा जी? जो यूज करने के लिए आपने इशू किया था वो वापस हो गया है। जब डायरेक्ट मटेरियल वापस आएगा तो वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, जब इनडायरेक्ट मटेरियल वापस आएगा तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट से? टोटल 4000 और 2000, टोटल 6000 से मटेरियल जो है वो वापस हो गया। रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री टू स्टोर रूम, रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री टू स्टोर रूम। तो ये डी एंट्री भी रिकॉर्ड हो गई थी आप। ये मटेरियल से रिलेटेड 4 एंट्रीज थी, क्योंकि आगे देखें जी जो ई एंट्री है ना वो पे रोल से रिलेटेड है, लेबर से रिलेटेड है। आगे जो आपके पास ई एंट्री आ रही है वो पे रोल से रिलेटेड है बेटा। पे रोल का मैंने बताया था एक पैराग्राफ गिवन होगा, यूजुअली एक ही पैराग्राफ गिवन होगा, इसमें 5 एंट्रीज होंगी। परसों हमने ये चीज़ डिस्कस की थी ना कि पे रोल का जो डाटा गिवन होगा ना उसमें 5 एंट्रीज आपने एक ही पैराग्राफ में से ढूंढ के करनी है। देखें जरा पे रोल के बारे में क्या, पे रोल कहते हैं जो आपके कुल मुलाजमीन हैं उनकी टोटल सैलरीज एंड वेजेस। एक कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी टोटल सैलरीज एंड वेजेस को पे रोल कहा जाता है। अगर जहमत करें तो बुक पे ज़रा ध्यान रखें, नोट्स पे शाबाश। तो ई एंट्री में क्या लिखा हुआ जी? पे रोल फॉर द मंथ आर एज फॉलोज। आपके जो कुल मुलाजमीन हैं उनकी जो टोटल पे रोल है वो कुल मिलाकर आती है 1,80,000। 1,80,000 कैसे आती है? 90,000 उसमें से डायरेक्ट लेबर के लिए है, 15,000 बेटा इनडायरेक्ट लेबर के लिए है, सैलरीज ऑफ मार्केटिंग स्टाफ है 45,000, सैलरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है 30,000, टोटल बनती हैं 1,80,000 की। 1,80,000 में से कहता है डिडक्शन ऑफ प्रोविडेंट फंड, 10% प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन हुई है 18,000 रुपीज़।
18,000 रुपया प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन हुई है। तो 1,80,000 में से 18,000 अगर प्रोविडेंट फंड काट लिया गया है तो बाकी का अमाउंट के बारे में लिखा हुआ है नेट अमाउंट पेड, बकिया रकम अदा कर दी गई है, पेड। यहां तक 4 एंट्रीज बन जानी है। पहले टोटल पेरोल को लिखना है, उसमें से जो डिडक्शन हो उसको क्रेडिट करना है, एक्रूड पेरोल फाइंड आउट करनी है, फिर एक्रूड पेरोल को पे करने के लिए पहले वाउचर बनाना है और तीसरी एंट्री में उस वाउचर को पे कर देना है और चौथी एंट्री में फिर आपने पेरोल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है कि आपकी पेरोल में डायरेक्ट लेबर है 90,000, इनडायरेक्ट लेबर 15,000 है, जो मार्केटिंग स्टाफ है वो 45,000 का है और जो एडमिनिस्ट्रेटिंग स्टाफ है वो 30,000 रुपीज़ का। ये 4 एंट्रीज यहाँ तक हो जानी है। 5वीं एंट्री के बारे में एंड पे लिखा हुआ है एम्प्लॉयर आल्सो कंट्रीब्यूट्स एन इक्वल अमाउंट टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड के लिए सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट कर, आखिरी एंट्री उसकी करनी है। 5 एंट्री एक ही पैराग्राफ में एक ही ट्रांजैक्शन में आपने रिकॉर्ड करनी है। तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं टोटल पेरोल। टोटल पेरोल कितनी है? 1,80,000। तो पेरोल की एंट्री होती है जी पेरोल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, पेरोल कंट्रोल अकाउंट डेबिट। टोटल पेरोल है 1,80,000 की, तो पेरोल कंट्रोल अकाउंट 1,80,000 से डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या होगा? इसमें से जो डिडक्शंस की हैं आपने, कितनी डिडक्शन इसमें से की हैं जी आपने? 18,000 की प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन की है, तो प्रोविडेंट फंड डिडक्शन क्रेडिट हो जाएगी। प्रोविडेंट फंड डिडक्शन क्रेडिट हो जाएगी 18,000 से। प्रोविडेंट फंड डिडक्शन 18,000 से क्रेडिट हो गई। जो रिमेनिंग अमाउंट के बारे में लिखा हुआ ना नेट अमाउंट पेड, वो पहले एक्रूड है, पहले वो पेएबल है, बाद में वो पे करनी है आपने। तो क्या करें जी? एक्रूड पेरोल को डेबिट कर दें, एक्रूड पेरोल को क्रेडिट कर दें 1,62,000 कि ये वो पेरोल है जो अब आपकी पेएबल है, जो अभी आपने अदा करनी है। रिकॉर्डिंग ऑफ, ये एंट्री किस चीज़ की है जी? रिकॉर्डिंग ऑफ ग्रॉस पेरोल। ये हमने ग्रॉस पेरोल रिकॉर्ड किया पहले। तो जो ई एंट्री है मैंने बताया इसमें 5 एंट्रीज होनी है। सबसे पहले टोटल पेरोल लिखें 1,80,000, जैसे टोटल मटेरियल लिखते थे। टोटल पेरोल को डेबिट करें, इसमें से जितनी डिडक्शन करनी है वो क्रेडिट कर दें, जो बकिया रकम अदा करनी है उसको एक्रूड पेरोल में लिख दें। अब उसके बारे में लिखा हुआ है, देखें 1,62,000 के बारे में लिखा नहीं हुआ नेट अमाउंट पेड, पे कर दी है नेट अमाउंट। तो भाई जो पे कर दी है पहले उसके लिए क्या बनेगा? वाउचर बनेगा। ये 1,62,000 अदा करना है, अदा कर दिया है, तो इसके लिए पहले क्या करें? वाउचर बनाएं। तो ये अंडरस्टूड है। देखें ये आपने एक्रूड पेरोल का वाउचर बनाना है। एक्रूड पेरोल की अमाउंट कितनी है? 1,62,000। इसको डेबिट करें और क्रेडिट किसको करना है जी? वाउचर पेएबल को। इसको अदा करने से पहले इसका पहले वाउचर बनाना है। इसका हमने वाउचर बनाया फॉर पेमेंट, पेमेंट करने के लिए। अब थर्ड एंट्री में लिखा हुआ है नेट अमाउंट पेड। इस वाउचर को अब अदा कर देना है आपने। जब इस वाउचर को अदा कर देंगे तो वाउचर पेएबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1,62,000। वो जो नेट अमाउंट थी उसके लिए आपने जो वाउचर बनाया था उस वाउचर को अब आपने अदा कर दिया है। वो जो नेट अमाउंट के लिए आपने वाउचर बनाया था अब आपने उस वाउचर को क्या किया है? अदा कर दिया। अंडरस्टूड चीज़ें हैं जो आपने खुद याद रखनी है। पहले ग्रॉस पेरोल को लिखना है, फिर उसका वाउचर बनाना है, फिर वाउचर को पे करना है और उसके बाद फोर्थ एंट्री क्या होनी है? इस पेरोल की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है।
इस पेरोल को इसके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में शिफ्ट करना है। ज़रा देखें तो सही कि टोटल पेरोल है 1,80,000, टोटल पेरोल है 1,80,000, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है देखें ज़रा, शाबाश। 1,80,000 की पेरोल है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि इसमें डायरेक्ट लेबर है 90,000, इनडायरेक्ट लेबर है 15,000, सैलरीज ऑफ मार्केटिंग स्टाफ है 45,000 और सैलरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है 30,000। अब आपने इस पेरोल को इनके अकाउंट्स में शिफ्ट करना है। ये जो पेरोल कंट्रोल अकाउंट लिखा हुआ है ना, जिस तरह पहले सारा मटेरियल लिख लेते थे आप, पहले सारा मटेरियल लिख लेते थे, जब यूज़ करते थे तो उनको उनके अकाउंट्स में शिफ्ट कर देते थे। इसी तरह ये टोटल पेरोल है, जब इसे शिफ्ट करना है आपने, तो बेटा जो डायरेक्ट लेबर की सैलरीज हैं, जो डायरेक्ट लेबर की सैलरीज हैं वो कहाँ लिखी जाएंगी? वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट में। जो इनडायरेक्ट लेबर की सैलरीज हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में लिखी जाएंगी। जो सैलरीज ऑफ मार्केटिंग स्टाफ है वो सेलिंग या मार्केटिंग एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट में लिखा जाएगा। हर क्वेश्चन में सेम अकाउंट टाइटल यूज होने हैं। ये नहीं कि आप लिख दें जी सैलरीज ऑफ मार्केटिंग स्टाफ क्रेडिट, ऐसा नहीं लिखना, यही लिखना है सेलिंग एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट। और जो सैलरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है उसको एडमिन एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट लिख लें जी। अब ये जो सैलरी थी ना 4 तरह की, इनको इनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में शिफ्ट कर दिया आपने। डायरेक्ट लेबर को वर्क इन प्रोसेस में 90,000, इनडायरेक्ट लेबर को एफओएच कंट्रोल अकाउंट में 15,000, सेलिंग एक्सपेंस को 45,000 और एडमिन एक्सपेंस 30,000। ये टोटल पेरोल जो है अपने अपने अकाउंट्स में शिफ्ट हो गई और ये पेरोल कंट्रोल अकाउंट जो पहले आपने डेबिट किया हुआ था, इस पेरोल कंट्रोल अकाउंट को अब आपने क्रेडिट कर देना है। ये जो पेरोल कंट्रोल अकाउंट 1,80,000 से डेबिट था ना, आपने इस पेरोल को इनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में शिफ्ट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रॉस पेरोल। तो मैंने बताया था इस ई एंट्री में, पेरोल की एंट्री में 5 एंट्रीज होनी है, 4 हो चुकी हैं। पहले ग्रॉस पेरोल को लिखा है, उसके बाद वाउचर बनाया है एक्रीयूड पेरोल का, उस वाउचर को पे कर दिया है, अब डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है पेरोल की। आखिरी एंट्री बेटा जो इसमें होगी वो है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन लिखने की। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोविडेंट फंड, उसके बारे में लिखा हुआ है एम्प्लॉयर आल्सो कंट्रीब्यूट्स एन इक्वल अमाउंट टुवर्ड्स द प्रोविडेंट फंड। परसों मैंने ये एंट्री बड़ी डिटेल से आपको समझाई थी कि आपका एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है ना एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वो सारी तरह के एम्प्लॉयज़ के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसमें डायरेक्ट लेबर भी है, इनडायरेक्ट लेबर भी है, सेलिंग स्टाफ भी है, एडमिन स्टाफ भी है। तो जिस तरह आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देते हैं ना, और आप उनके अकाउंट्स को क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। डायरेक्ट लेबर को वर्क इन प्रोसेस में, इनडायरेक्ट लेबर को एफओएच में, सेलिंग को सेलिंग एक्सपेंस में, एडमिन को एडमिन एक्सपेंस में, जिस एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं उसके अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। मतलब ये रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में डेबिट कर देते हैं। अब बेटा यही एम्प्लॉयज़ हैं जिनके लिए आप प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ये वही एम्प्लॉयज़ हैं जिनके लिए आप प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो जब आपने सैलरीज दी तो इन चारों को डेबिट किया, अब इनके लिए प्रोविडेंट फंड दे रहे हैं तो इन्हीं को डेबिट करना है। एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन अकाउंट क्रेडिट 18,000 से। डेबिट क्या होगा? यही 4 तरह के एम्प्लॉयज। लेकिन मैंने बताया था एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में 4 की बजाय 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर को मिलाकर फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में लिखते हैं। सेलिंग वाले अलग,
और एडमिन वाले अलग से। अब इस 18,000 को इन 4 की बजाय 3 हिस्सों में कैसे तकसीम करना है, तो मैंने बताया उनकी सैलरीज और वेजेस की बुनियाद पर। डायरेक्ट लेबर की सैलरीज, इनडायरेक्ट लेबर की सैलरीज, ये वर्किंग आपने करनी है, सेलिंग स्टाफ की सैलरीज और एडमिन स्टाफ की सैलरीज। डायरेक्ट लेबर की सैलरीज है बेटा 90,000, इनडायरेक्ट लेबर की सैलरीज है 15,000, सेलिंग स्टाफ है 45,000 उनकी सैलरीज हैं, और एडमिन स्टाफ की सैलरीज 30,000। फिर मैंने बताया जब आपने इनको पॉज करें जरा, जब आपने इसके अब जब हमने इसके पोर्शन करने हैं तो मैंने बताया कि 4 की बजाय 3 हिस्से इसके करने हैं, 4 की बजाय इसके 3 हिस्से करने हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर के लिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर के लिए FOH कंट्रोल अकाउंट यूज होगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर के लिए FOH कंट्रोल अकाउंट यूज होगा। सेलिंग के लिए सेलिंग का 45,000 अमाउंट है, एडमिन के लिए एडमिन की 30,000। तो इस हिसाब से आपने इसको अपोर्शन कर देना है। तो इन तीनों को ऐड करें, शाबाश, टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी 1,80,000। उसमें से FOH का पोर्शन कितना है, सेलिंग का पोर्शन कितना है और एडमिन का पोर्शन कितना है, ये आपने रेशो ले लेनी है। 1,15,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000, 45,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 और 30,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000। किसको अपोर्शन करना है जी आपने, किसको अपोर्शन करना है आपने अपोर्शन करना है बेटा इस 18,000 को। इस 18,000 के 4 की बजाय 3 हिस्से आपने करने हैं। तो इनको सैलरीज और वेजेस की बुनियाद पर आपने अपोर्शन करना है। तो इसे 18,000 से मल्टीप्लाई कर दें जिसकी आपने रेशो लेनी है, तो ये आ जाएगा 10,500, ये आ गया 4,500 और ये आ गया 3,000। इस तरह देखें ये 18,000 की आपने अपोर्शनमेंट कर दी। 18,000 के इस तरह आपने ये 3 हिस्से कर दिए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के लिए देखें ये FOH का कंट्रोल अकाउंट आ गया 10,500, सेलिंग एक्सपेंस के लिए सेलिंग एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट आ गया और एडमिन एक्सपेंस के लिए एडमिन एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट आ गया। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोविडेंट फंड। तो ये अब आपकी ई एंट्री कंप्लीट हुई है। अब ये ई एंट्री कंप्लीट हुई है जिसमें 5 एंट्रीज आपने रिकॉर्ड की हैं। सबसे पहले ग्रॉस पेरोल को रिकॉर्ड किया है, सेकेंडली आपने एक्रूड पेरोल का जो वाउचर है वो बनाया है, थर्डली आपने उस वाउचर को पे किया है, फोर्थ आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल की है और फिफ्थ पर आपने एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोविडेंट फंड को रिकॉर्ड किया है। अब हम जाएंगे जी एफ एंट्री पर। एफ एंट्री में फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं। ये भी आपको मैंने एक पूरा लेक्चर फैक्ट्री ओवरहेड की ट्रांजैक्शन, जो प्रीवियस लेक्चर था फैक्ट्री ओवरहेड की ट्रांजैक्शंस और उसके बाद कंप्लीशन साइकिल की ट्रांजैक्शंस आपको समझाई थी। तो एफ एंट्री में देखें क्या लिखा हुआ है। एफ एंट्री में लिखा हुआ है जी फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इंकर ड्यूरिंग द मंथ। एफ एंट्री देखें शाबाश, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ गिवन है जी आपको बिल्स फॉर यूटिलिटीज, यूटिलिटी बिल आए हुए हैं, यूटिलिटी बिल पे करने हैं, रेंट पे करना है 24,000 का, डेप्रीसिएशन है, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एक्सपायर्ड है, कुल मिलाकर 60,000 के FOH के एक्सपेंसेस हैं, 60,000 के फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंसेस हैं। तो जब आप फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने का तरीका है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टोटल अमाउंट से फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टोटल FOH के एक्सपेंस है 60,000 के।
इनमें से जो मेजर एक्सपेंसेस है मैंने बताया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगी, देखिए शाबाश, डेप्रिसिएशन है जी प्लांट की, ब्रैकेट में प्लांट लिखें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है बेटा प्लांट की 10,000 वो क्रेडिट कर दें, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है वो क्रेडिट कर दें, एक्सपायर्ड इंश्योरेंस की अमाउंट है 6,000 वो क्रेडिट कर दें, अदर एक्सपेंसेस पेएबल, बाकी सारे एक्सपेंसेस के लिए आप एक इकट्ठा अकाउंट यूज कर सकते हैं, जिसमें 20,000 की यूटिलिटीज हैं, 24,000 का रेंट है, 44,000 के लिए आप अदर एक्सपेंसेस लिख सकते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ FOH एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन को आपने सेपरेट लिखना है, एक्सपायर्ड इंश्योरेंस को सेपरेट लिखना है, बाकी सारे एक्सपेंसेस को आप मिलाकर लिख सकते हैं। तो बाकी सारे एक्सपेंसेस कौन से बचे थे, बिल्स फॉर यूटिलिटीज और फैक्ट्री रेंट, हमने उनको मिलाकर अदर एक्सपेंसेस में लिख लिया 44,000। मेन ये दो कैटेगरी ज़रूर करनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की कैटेगरी और एक्सपायर्ड इंश्योरेंस की कैटेगरी, बाकी सारे एक्सपेंसेस को आप सम करके लिख सकते हैं, इकट्ठा लिख सकते हैं। क्लियर हो गया जी। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड हो गए, F एंट्री हो गई। अब आ जाए G एंट्री पर। G एंट्री देखें नहीं क्या, ये भी मैंने आपको समझाई थी कल, लास्ट लेक्चर था कल का, उसमें मैंने आपको ये एंट्री भी समझाई थी, FOH अप्लाई टू द प्रोडक्शन। देखिए क्या लिखी हुई है G एंट्री, G एंट्री क्या लिखी हुई है, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई टू द प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर है कितनी, डायरेक्ट लेबर कितनी है 90,000, उसका 50%, 90,000 की डायरेक्ट लेबर आपको गिवन है पेरोल के डाटा में, पेरोल के डाटा में लेबर गिवन है 90,000, उसका 50% ले लें, 45,000 आ गई। FOH को जब भी अप्लाई करना है प्रोडक्शन पर, जब भी फैक्ट्री ओवरहेड को अप्लाई करना है प्रोडक्शन पर, तो वर्क इन प्रोसेस, जब FOH अप्लाई होगी तो फिर वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 45,000 से, और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट है जी, 45,000। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई टू द प्रोडक्शन, जब भी फैक्ट्री ओवरहेड प्रोडक्शन पर अप्लाई की जाएगी, तो जिस तरह डायरेक्ट मटेरियल अप्लाई करते हैं तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाता है, डायरेक्ट लेबर अप्लाई होती है तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाता है, जब फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई होगी तो फिर वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। उसके बाद H एंट्री जी, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं जी ड्यूरिंग द मंथ 2,25,000 की फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड। तो क्या मैंने बताया था, जब वर्क इन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट टर्न, अगली बारी, नेक्स्ट स्टेज है फिनिश गुड्स की। जब फिनिश गुड्स तैयार हो जाती हैं तो फिनिश गुड्स कंट्रोल, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट हो जाता है, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट हो जाता है, और वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। कितनी है जी फिनिश गुड्स बताई हुई हैं आपको, फिनिश गुड्स है जी 2,25,000। फिनिश गुड्स जब प्रोड्यूस हो जाएंगी, वर्क इन प्रोसेस जब फिनिश गुड्स में शिफ्ट हो जाएगा तो वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लास्ट एंट्री है बेटा इन फिनिश गुड्स को सेल करने की,
एंट्री है जी, फिनिश गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख वर सोल्ड फॉर रुपीज़ 2,50,000। फिनिश गुड्स जो कि टोटल हैं 2 लाख रुपए की, उनको बेच दिया गया है 2,50,000 में। देख रहे हैं, 2 लाख वाली चीज़ें 2.5 लाख में बेच दी हैं। टोटल फिनिश गुड्स थी 2,25,000 की, कहता है इनमें से 2 लाख की बेच दी हैं। कितने की बेची हैं? 2.5 लाख की। अब कैश में या क्रेडिट में, आगे लिखा हुआ है सेल्स ऑफ रुपीज़ 1,50,000 वर फॉर कैश। 2.5 लाख की सेल हुई है ना, उसमें से 1.5 लाख की तो कैश सेल हैं और 1 लाख की क्रेडिट सेल्स हैं। जब गुड सेल होती है तो मैंने बताया था कॉस्ट अकाउंटिंग में 2 एंट्रीज होती हैं। पहली एंट्री में कॉस्ट लिखी जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट, और फिनिश गुड सेल हो गई तो फिनिश गुड्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से? 2 लाख की चीजें बिकी है ना, गुड्स कॉस्टिंग सोल्ड, फिनिश गुड्स सोल्ड, सॉरी, फिनिश गुड्स सेल हो गई हैं 2 लाख में। 2 लाख की चीजें सेल हो गई कितने में? 2.5 लाख में। तो जब 2,50,000 से सेल्स रिकॉर्ड करेंगे तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 2,50,000 से। कैश अकाउंट, कैश में सेल हुई हैं 1,50,000 से और 1 लाख की सेल हुई हैं अकाउंट रिसीवेबल से। गुड सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट। तो जब भी सेल्स होनी है उसकी 2 एंट्रीज रिकॉर्ड होनी है। फर्स्ट एंट्री में आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखनी है और दूसरी एंट्री में सेल्स को रिकॉर्ड करना है। सेल्स जो हैं वो 1,50,000 की कैश में है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 1 लाख की सेल जो है वो क्रेडिट में है तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। इस तरह आपका ये क्वेश्चन जो है इसकी जनरल एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में आपने होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 2 करके आना है। हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है पेज नंबर 127 पर, यह आपका होमवर्क है, यह आपने करके आना है। मैं आपको कल इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगा पेज नंबर 128 पर। कोई प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन नंबर 2 में तो आप लोग पूछ लीजिएगा। कल इंशाल्लाह ताला हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जी।